नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और सुबह की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। हमारे साथ आसिफ सुहाग जुड़ गए हैं। आसिफ, आखिर कब से ये ऑपरेशन जारी है? देखिए, यहाँ पर फोर्सेस को जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली थी मिलिटेंट के आधार पर छुपे हुए जो यहाँ पर पिछले काफी समय से बताया जा रहा है, उसको लेकर रात के दौरान ही पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया और इस इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया गया। और तलाशी अभियान के दौरान ही यहाँ 6:30 के करीब मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ। हालांकि पुलिस ने मिलिटेंटों को हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन छुपे हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस के ऊपर फायर खोला, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई है और अभी ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच पुलिस ने आसपास जो रिहायशी इलाके में सिविलियन फंसे हुए थे उन्हें इवैक्यूएट किया है और लगातार अब मुठभेड़ हो रही है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हो सकते हैं। जी आसिफ, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी आज एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि पीएम मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। हालांकि संबोधन किस मुद्दे को लेकर होगा, इसके बारे में पीएमओ के ट्वीट में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी कोरोना और चीन के साथ चल रहे विवाद के बारे में बात कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ाने पर भी उनका जोर हो सकता है। इसके अलावा क्या चाइनीज ऐप पर बैन लगाने पर वो बोलेंगे या आम लोगों के लिए कुछ ऐलान करेंगे, ये सवाल भी अभी बने हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में पीएम का देश के नाम ये 6वां संबोधन होगा। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, वैसे तो मैंने तमाम तरह की जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो क्या बोलेंगे अपने संबोधन में, वो अपने दर्शकों को बता ही दिया है, लेकिन कोई स्पेसिफिक जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी जब सिर्फ अगर इतना आया लिखा हुआ है कि 4 बजे संबोधन करेंगे, इसके बाद सिर्फ अटकलों का ही बाजार चल रहा है और तमाम तरह की बातें कि क्या जो जिस तरह से चाइनीज ऐप को बैन किया गया है, तो क्या भारतीय प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई ऐसी चीजें होने वाली है, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कोविड के बाद से जुड़े हुए चीजों के साथ ही बात शुरुआत होगी और उसमें अगर आप देखिए तो उसमें आत्मनिर्भर भारत के साथ हो सकता है कि कैसे भारत की चीजों को बढ़ाना है आगे और उसी के जरिए शायद चीन का नाम ना ले, चीन का नाम लिए बिना वो ये कहें कि भारत की चीजों को, भारत के प्लेटफॉर्म्स को कैसे इस्तेमाल करना है, इस तरह पे इशारा हो सकता है। तो कुल मिला के आप देखिए तो इस तरह की बातें अक्सर प्रधानमंत्री जब कुछ बड़ा कुछ करते हैं या फिर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं तो सिर्फ अटकलें ही चलती है, तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमें लगता है कि कोविड के साथ आत्मनिर्भर भारत के साथ ही जुड़कर आगे बात बढ़ाई जाएगी। जी अमित, शुक्रिया। एक और बड़ी खबर, चीन से जारी तनाव के बीच सरकार ने चाइनीज ऐप्स को लेकर बड़ा फैसला किया है। चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने पॉपुलर चीनी ऐप टिकटॉक के साथ ही शेयरिट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वी चैट समेत 59 ऐप को बैन कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ये चीनी ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण थे। तो चाइनीज ऐप 59 ऐप है जिन्हें बैन कर दिया गया है, यानी टिकटॉक, हेलो, शेयरिट समेत ऐसी कई सारी ऐप्स जो हो सकता अभी तक आप इस्तेमाल करते थे, अब वो भारत में बैन रहेंगे। हमारे साथ मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो बात कही गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि देश में हर कोई इसके फेवर में ही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और टिकटॉक हो या फिर हेलो हो या फिर जो भी जिस भी तरह की चीनी ऐप है वो बंद कर देनी चाहिए। लेकिन जो रीजन अभी बताया गया है कि हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता, इसके खिलाफ था, बिल्कुल सही है, सुरक्षा के भी खिलाफ था। तो कई लोगों का सवाल ये है मनीष कि फिर ये फैसला इतनी देर से क्यों किया गया, इन ऐप्स को आखिर फिर भारत में आने ही क्यों दिया गया, हमें इस्तेमाल ही क्यों करने दिया, और यहां तक कि सरकार
के कितने हैंडल्स हैं जो इन सब पे एक्टिव थे? बिल्कुल इन सब पे एक्टिव थे। और साक्षी, आपको पता है कि ये कब लिया गया ये फैसला? ये तब लिया गया जब हम देख रहे हैं कि भारत चीन एलएसी पर किस तरीके से तनाव बना हुआ है। देश में एक चीन के खिलाफ एक माहौल है, उसके सामानों की यहाँ पे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा, बैन लगाने की मांग हो रही है। तो उस बीच जो है सरकार ने कहीं ना कहीं पब्लिक मूड को देखते हुए ये फैसला लिया। लेकिन आप देखिए कि ये तमाम जो ऐप्स है साक्षी, इनके लाखों में इनके फॉलोअर्स नहीं है, इनके सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये करोड़ में है। आप बताइए शेयरइट जो है वो उसके करीब 40 करोड़ जो है उसके सब्सक्राइबर हुआ करते थे। टिकटॉक कितना आजकल पॉपुलर हो चुका था। तो जाहिर तौर पर क्या सरकार को इस बात का संज्ञान नहीं था? अगर सुरक्षा की बात की जा रही है, अगर प्राइवेसी के उल्लंघन की बात की जा रही है, तो क्या ये आज सामने आया है? नहीं। इसको लेकर संसद में कई दफा सवाल उठे हैं। कई जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस मामले को लेकर कई बार चिंता जाहिर की कि हमारे डेटा जो है वो बाहर बेचे जा रहे हैं। ये तथ्य भी सामने आया है। जूम ऐप को आप देखिए, जूम ऐप का न केवल प्राइवेट कंपनियों में बल्कि सरकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो हो रहे हैं, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उसमें भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ये चीनी ऐप था। हालांकि इसको बैन नहीं किया गया, लेकिन ये बहुत पहले से पता था। लेकिन पब्लिक मूड को देखते हुए कहीं ना कहीं इसको आप कह सकते हैं कि उसके तहत ये फैसला लिया है। लेकिन जाहिर तौर पर भारतीय जो कंपनियां, आईटी कंपनी है, इससे गूगल, फेसबुक के लिए एक बड़ा दरवाजा जो है भारत में उनके लिए बाजार एक खुल जा रहा है साक्षी फैसले के बाद। आप हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि चाइनीज ऐप पर बैन का फैसला दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत से पहले लिया गया है। एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर भारत और चीन के बीच आज सुबह 10:30 बजे चुशुल में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक होगी। इससे पहले 6 और 22 जून को हुई 2 बैठकें चीन के मोल्दो में हुई थी। बताया जा रहा है कि आज की बैठक में उन मुद्दों पर बातचीत होगी जिन पर 22 जून को सहमति बनी थी। तो मनीष कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिन पर सहमति 22 जून को बनी थी उन पर बातचीत आज होगी, लेकिन इस बीच कल जो ये फैसला कर लिया गया है 59 ऐप को बैन करने का, क्या ये मुद्दा भी आ जाएगा? देखिए साक्षी, ये मुद्दा तो नहीं आएगा क्योंकि ये जो दोनों देशों के जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनके बीच बैठक हो रही है। उनके बीच में ये मुद्दा नहीं आएगा। अगर ये मुद्दा आना होगा तो शायद जो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच जो बातचीत होती है उसमें ये जरूर आ सकता है। लेकिन आज जो बैठक हो रही है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी की 10:30 बजे साक्षी ये बैठक होगी और भारत के एलएसी के बाद भारत की तरफ चुशुल में बैठक होगी। इससे पहले 2 बार जो मोल्दो में बैठक हुई थी वो चीन के बुलावे पर हुई थी, इसलिए चीन के एलएसी के उस पार मोल्दो में हुई थी। लेकिन आज भारत ने ये बैठक बुलाई है, इसलिए ये चुशुल में बैठक हो रही है। 22 तारीख को आपको ध्यान है कि डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बनी थी, तनाव को कम करने को लेकर सहमति बनी थी। लेकिन हम लगातार समझा दें कि सहमति किन किन बातों को लेकर बनी थी। देखिए साक्षी, सहमति इस बात पे बनी थी कि तनाव को कम किया जाएगा, डिसएंगेजमेंट शुरू किया जाएगा। गलवान वैली, जहां पे आपको ध्यान है कि 15-16 को वहां पे हिंसक झड़प हुई थी, हमारे 20 जवान वहां शहीद हुए थे, वहां से सैनिकों को पीछे हटाने की बात को लेकर सहमति बनी थी। तो उसकी समीक्षा की जाएगी आज की बैठक में। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की तरफ से एक बार फिर से ये रिट्रेट किया जाएगा, एक बार फिर से चीन को कहा जाएगा कि फिंगर जो पॉइंट्स है, फिंगर जो एरियाज है, वहां से चीन अपने सैनिकों को पीछे ले। देवसांग में लगातार हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से चीन ने अपने सैनिकों का जमावड़ा वहां पे बढ़ा दिया है। तो गलवान वैली में भले ही थोड़ी पीछे हटी हो चीनी सैनिक, लेकिन बाकी जो एलएसी पे जो देवसांग है, चाहे फिंगर एरिया है, यहाँ पे चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। जी मनीष, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और बड़ी खबर बता दें आपको, ताइवान और अमेरिका के सैन्य सहयोग की खबर पर चीन बौखला गया है। एक्सीलेंस नाम के 44 सेकंड के वीडियो पर चीन भड़क उठा है। अमेरिका और ताइवान के संयुक्त युद्धाभ्यास के इस वीडियो के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर सैन्य कार्रवाई कर ताइवान को चीन में मिला लेते हैं तो गलती अमेरिका और ताइवान की होगी। There are no Marquis of Queensberry rules in guerrilla warfare. It's a simple matter of kill or be killed, capture or be captured.
बड़ी खबर, अनलॉक 2 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अगर अभी तक आपको नहीं पता तो जरा ध्यान से सुनिए किस तरह का होगा अनलॉक 2। 1 जुलाई से लागू हो रहे अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और छूट दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक देश भर में 31 जुलाई तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। जी हां, बंद रहने वाले हैं। हालांकि डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ दुकानों में 5 से ज्यादा लोग भी जुट सकते हैं। अनलॉक 2 में भी मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल सब बंद रहेंगे। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या क्या ओपन रहेगा और क्या क्या लॉक। अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार पर अभी सस्पेंस बरकरार है। खबरों के मुताबिक कैबिनेट का आज विस्तार होना था, लेकिन देर रात तक सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से भोपाल नहीं लौटे। इसको लेकर आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि दिल्ली में शिवराज की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद नए मंत्रियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक मौजूदा 5 मंत्री में से 2 सिंधिया समर्थक मंत्रियों का कैबिनेट में होना तय माना जा रहा है। और इस वक्त भोपाल से हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जब कमलनाथ की सरकार बननी थी उससे पहले भी वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्वॉल्व थे। हमने देखा था कितना लंबा वो पूरा प्रकरण चला था। अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसीलिए शायद ये डिले हो गया है। सिंधिया समर्थक 9 मंत्रियों की जो और बात की जा रही, क्योंकि बातचीत इस बात पर शर्त तय हुई थी कि 11 मंत्रियों को 11 समर्थकों ने मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें से 2 मंत्री को बना जा चुका। अभी जो मौजूदा मंत्री हैं 5, उनमें से 2 तो सिंधिया समर्थक हैं। अब ये बात है कि ये जो मंत्रिमंडल पहला विस्तार, इसमें चाह रहे हैं कि सिंधिया की उनके 9 जो पूर्व विधायक उनको मंत्री बनाया जाए। लेकिन अभी ये अंदर की बातचीत है। सूत्र बताते हैं कि इस चरण में बीजेपी कोशिश कर रही है, संगठन का भी ये मानना है कि कम से कम 5 ऐसे मंत्रियों को सिंधिया समर्थक मंत्रियों को बनाया जाए। बाकी जो एक्सटेंशन होगा, जब बीजेपी इसका बात करेगी सरकार, तब उनको मौका दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा पैच ये है कि जो उपचुनाव होना है 24 सीटों पर, उसके बाद सरकार चाह रही है कि उसके बाद बाकी सिंधिया समर्थक मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल कर लिया जाए। लेकिन पैच अभी इस बात को उलझा हुआ है, इसको माना जा सकता है एक तरह से। दूसरी एक बड़ी जो समस्या है कि संगठन की तरफ से जो कल तक का निष्कर्ष निकला है, उसमें शिवराज सिंह चौहान का ये मानना है कि जो पुराने और सीनियर चेहरे उनको शामिल किया जाए, जो कि पिछली 15 साल की सरकार में उनके साथ रहे हैं। लेकिन संगठन की तरफ से लगातार ये बातचीत सामने आ रही है कि कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जाए। लेकिन पैच इस बात पर उलझा है कि मंत्रिमंडल में मौजूदा परिस्थितियों में 5 मंत्री पहले से हैं। 27 के आसपास मंत्रियों की एक सूची तैयार की गई थी। उस सूची को हिसाब से देखा जाए तो करीब 33 के आसपास का मंत्री का मंडल का आंकड़ा होता है। और सारे मंत्री अगर इसी कैबिनेट में बनते हैं तो फिर बात के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। से है, लखनऊ में कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हजरतगंज थाने पहुंचे थे, जहां मामला बढ़ने पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। डीसीपी सेंट्रल दिनेश सिंह ने शाहनवाज आलम को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है। डीसीपी के मुताबिक पिछले साल 19 दिसंबर को सीएए और एनआरसी को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में शाहनवाज आलम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और साक्ष्यों की पुष्टि के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था अजय लल्लू भी जेल में समय बिताकर आए थे। अभी एक और कांग्रेस नेता के ऊपर इस तरह की गिरफ्तारी का मामला, आखिर चल क्या रहा है यूपी में? अशोक से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने यह कहा है कि पिछले साल 19 दिसंबर को जो सीएए और एनआरसी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, उनमें शाहनवाज आलम जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका नाम था
और जांच किए जाने के बाद उनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं, पुख्ता सबूत मिले हैं और इसीलिए ये गिरफ्तारी की जा रही है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया, मना करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया वहां जाकर हिरासत को लेकर, तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज तक करना शुरू कर दिया। तो लखनऊ में कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम गिरफ्तार हो गए। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कांग्रेस के जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय सिंह लल्लू, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था और कुछ दिन वो जेल में थे। उसके बाद अब ये दूसरे कांग्रेस के नेता पर गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है, जिसे जोड़ा जा रहा है सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन से। ये मामला अभी का नहीं, 19 दिसंबर पिछले साल का है, जब आपको याद है कि सीएए और एनआरसी के विरोध में काफी प्रदर्शन हुए थे, हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे, कई लोगों को नामजद किया गया था, कई लोगों पर एफआईआर की गई थी, उसी से जुड़ा ये मामला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।